नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 36 लेके आपके बीच आ चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 36 की, तो पार्ट 36 का जो पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था। अगर बात की जाए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में होता है तो भारत का जो वायसरॉय उस समय था वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगर बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से 1921 के बीच में माना जाता है। तो याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक। तो 1916 से 1921 तक जो है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल के समय भारत में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग वही होम रूल लीग जो कि 1916 में भारत के अंतर्गत एनी बेसेंट किसके नेतृत्व में आता है, किसने लीड किया था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस आंदोलन को, होम रूल लीग आंदोलन को भारत में जो है वो लीड किया जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत में 1916 में ही, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जो कि पूना में की जाती है। तो भारत में 1916 में महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी, जो कि कहाँ पर होती है? पूना में होती है। देखिए इनके द्वारा ही जो है मांटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम जो है भारत में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मांटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो ये 1919 में भारत में आया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखो 1919 में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि रोलेट एक्ट जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में, ये भी 1919 में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन जो है वो भी 1919 में भारत में चला था। तो ये भी इनके शासनकाल के समय यही वायसरॉय थे उस समय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम बन जाता है। अगर आप भी एचपीटीजीडी और जेबीटी कमीशन किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेबीटी कमीशन है, टीजीडी कमीशन है, तो हमारे बैचेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। आप हमारे बैचेज से जो है, जहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपके लिए हैंड रिटन नोट्स। हमारी जो फीस है मात्र 499 रुपये है। अगर आप क्लास को लाइव नहीं देख पाओगे तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी क्लासेस को देख सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बैचेज में जो है वो 200 प्लस बच्चे जो है ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप भी हमारे बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो एनरोल हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे दिए। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर हत्याकांड होता है। यहाँ पर ये जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस हत्याकांड में जो है वो एक अंग्रेज जो है, एक अंग्रेज जनरल डायर, एक अंग्रेज जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिनका नाम था जनरल डायर। और अगर इनका पूरे नाम की बात करूँ तो इनका जो पूरा नाम है वो है जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। तो जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के द्वारा यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते, इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया है। यह अमृतसर, पंजाब की जो अमृतसर जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है उसके नज़दीक है, जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड होता है। और देखिए जनरल डायर को भी बाद में गोली मारकर मार दिया गया था। देखो इन्होंने तो आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारने का, लेकिन इसके बाद एक क्रांतिकारी होते जिनका नाम होता है उधम सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट परीक्षाओं के लिए, आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उधम सिंह ने क्या किया? उधम सिंह एक क्रांतिकारी थे। इनके द्वारा जो है वो जनरल डायर की जो है वो क्या क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो अगर जनरल डायर की हत्या की बात करें तो इनकी जो हत्या है वो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह के द्वारा जो इनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर की जाती है जनरल डायर की? तो लंदन में इनको गोली मारकर जो है इनकी जो मृत्यु हो जाती है। उधम सिंह की बात करते हैं तो उधम सिंह जो है किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो ये गद्दर पार्टी, याद रखना है, गद्दर पार्टी से संबंधित थे उधम सिंह। इस बात को आप याद रखें। ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है। क्या आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब भी बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो हमें याद आता है 1793 का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं स्थायी परमानेंट सेटलमेंट की बात करता हूँ, स्थायी बंदोबस्त की बात करता हूँ, तो इसको बंगाल में जो है 1793 में जो है वो लागू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। इनके शासनकाल की भी बात की जाए, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो 86 में बने थे। और कब तक बने थे ये? तो 93 तक, 1786 से 1793 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और इनके द्वारा जो है वो टीपू सुल्तान को हराया गया था।
टीपू सुल्तान को इन्होंने तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में हराया और उनके साथ इन्होंने जो है 18 मार्च, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम, कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कमीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 18 मार्च 1792 किस किस के बीच में? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर इनकी बात की जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इनकी जो समाधि है वो यूपी में है। यूपी में कहाँ पर? गाजीपुर में। तो याद रखना यूपी के गाजीपुर में जो है किस अंग्रेज ब्रिटिशर्स की समाधि है? तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। उसी प्रकार ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी दिया था। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को और इन वीडियोज ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 तक था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इनके द्वारा ही सती प्रथा पर 1829 में जो है वो रोक लगाई गई थी। दास प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन के बारे में अब आगे देखते हैं। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच से जुड़ जाइए। आपका बहुत अधिक आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। कंटिन्यूटी आपके बीच रहने वाली है इन क्लासेज में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेज आपके लिए रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेंटागन क्या है। अगर पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन जो है वो हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। देखिए अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका हेडक्वार्टर है, उसका मुख्यालय है आपका पेंटागन। देखिए पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का जो संसद है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन ये भी आता है। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उस संसद है, उसका नाम है अमेरिकी कांग्रेस। क्या नाम है भाई? अमेरिकी कांग्रेस। तो अमेरिकी कांग्रेस जो है वहाँ का नाम है, वहाँ की संसद का। इस बात को आप याद रखें। अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो दोबारा कौन बने हैं? तो दूसरी बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब दोबारा जो बने हैं वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, बिल्कुल एक पावर के रूप में जो है उभरे हैं वहाँ पर। पहले भी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और 4 साल बाद फिर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे बार चुना गया है। इस बात को आपने याद रखना। तो ये सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति 2028 तक ये रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करता हूँ कि अमेरिका में राष्ट्रपति तो होता है, लेकिन कितने साल के लिए इसको चुना जाता है? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, और ये भी आपको याद रखना। और अमेरिका के राष्ट्रपति को तो 4 वर्ष के लिए चुनते हैं, लेकिन जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 61 के तहत महाभियोग करके हटाया जा सकता है, उसी प्रकार अमेरिका का अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर, जी हाँ बिल्कुल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 2 का 4, आर्टिकल नंबर 2 का 4 के तहत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। इस बात को आपने याद रखना है। अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है भाई? जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति है। इस बात को आपने याद रखना है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होता है उनका जो आधिकारिक निवास होता है वो कहाँ पर होता है? क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका आधिकारिक निवास, तो उनका जो आधिकारिक निवास होता है वो होता है व्हाइट हाउस। कौन सा होता है? व्हाइट हाउस। याद रखना है भाई क्या होता है। तो व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के आधिकारिक निवास है राष्ट्रपति का। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पर देखे थे अमेरिका से। और पेंटागन जो है वो अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर कर जाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाली है। हर दिन नए नए क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आता हूँ, और जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे से हो रहे हैं मैं ये हर दिन नई नई चीज़ें आपके बीच लाने की प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप कितनी कोशिश अपने आप को विकसित करने में, अपने आप को डेवलप करने में कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे। तो कर्क रेखा भारत के जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन ये 8 राज्य भाई कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन राज्यों को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा
झार। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, तो आपने इस ट्रिक को याद रखना है, मित्र पर गमछा झार इस ट्रिक का नाम है। मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। कितने राज्य बोले? 8 राज्य। मैं आपको 8 के 8 राज्य अभी दिखाऊंगा भी। जैसे यहाँ पर ये मैप दिया है, आप मैप से देख सकते हैं, गुजरात है आ रहा है, राजस्थान थोड़ा सा आता है, मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है आपका, जो है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है ये है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से जाती है। मैंने एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, मित्र पर गमछा झार। जी हाँ, बिल्कुल। मी से मिजोरम, देखो आप मिजोरम देख सकते हैं यहाँ पर, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, आपके र से राजस्थान आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा आता है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से आपका झारखंड। तो ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से जाती है, तो सबसे ज़्यादा भाई आपको दिख रही होगी मध्य प्रदेश से जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो गुजरती है थोड़ी सी जो है वो राजस्थान से गुजरती है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से ये जाती है, सबसे कम कहाँ से जाती है, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ से जाती है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम जो है वो राजस्थान से जाती है। इस बात को आप याद रखें। भारत के 8 राज्यों से ये फ्लो होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर बात की जाए कर्क रेखा की, तो भारत में कर्क रेखा को जो है वो 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भारत में जो है कर्क रेखा को, या पूरे विश्व में जो है 2 बार कर्क रेखा को माही नदी, कौन सी नदी काटती है? माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर विश्व भर में बात की जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो विश्व के 17 देशों, कितने देशों से? विश्व के 17 देशों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती। अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूँ तो ये पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा पर जो है वो सूर्य की रोशनी एकदम ठीक कब चमकता है कर्क रेखा के ऊपर? तो 21 जून को जो है वो सूर्य की रोशनी कर्क रेखा के सीधी ऊपर पड़ती है। इसीलिए 21 जून को पूरे, देखो 2 गोलार्ध होते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होगा, क्योंकि ऊपर है कर्क रेखा। उसी प्रकार अगर नीचे की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री में मकर रेखा, और मकर रेखा पे जो है वो 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी ठीक एकदम ऊपर चमकती है। इसीलिए पूरे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को जो है वो क्या होता है? 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पर जो है वो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। इस बात को आपने याद रखना है। हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट बात। और आपने ये भी याद रखना है कि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो कर्क रेखा है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पापो। कौन सी नदी है? लिम्पापो नदी। उसी प्रकार भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये दुनिया के कितने देशों से जाती है? 13 देशों से जाती है। मकर रेखा दुनिया के कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। तो इस प्रकार के टॉपिक हम आपको जो है वो अपनी सीरीज़ में, अपनी जो क्लासेस हमारी चल रही है वहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ जरूर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लासेज है वो देखने को आपको मिल रही होगी। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो आगरा शहर की स्थापना है वो किसने की थी। तो बात की जाए आगरा शहर की स्थापना की, तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो ऑप्शन डी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की जाती है। और आगरा शहर की जो स्थापना है वो इसका जो कार्यकाल है वो 1489 से 1517 तक रहता है। अब मैं यहाँ पर बता रहा था कार्यकाल आपने बिल्कुल याद रखना है। कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, हर एक राजा का कार्यकाल आपको याद रखने की कोशिश करनी है, 1489 से 1517। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो इसने आगरा शहर की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने, कब की है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 के आसपास जो है यहाँ पर की थी, 1504 या 1498। आप 2 में से एक ऑप्शन मेरे को बताएंगे, क्योंकि मैं आपको सस्पेंस में डाल रहा हूँ। आप, क्योंकि मैंने बहुत बार ये पढ़ा दिया है, 1498 आएगा या 1504 आएगा, 2 में से एक आंसर आएगा। आप जरूर इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिकंदर लोदी की बात करते हैं। लोदी वंश के दूसरे शासक थे। इनके द्वारा भूमि को नापने के लिए एक जो है वो पहल की गई थी, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। 32 अंकों की ये होती थी गज ए सिकंदरी। तो याद रखना 32 अंकों की गज ए सिकंदरी किसके द्वारा लाई गई थी? तो गज ए सिकंदरी जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा लाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो ये बहलोद लोदी, बहलोद लोदी, जी हाँ बिल्कुल। अगर आप ये नाम को परिचित है बहलोद लोदी, तो बहलोद लोदी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहलोद लोदी जो है वो सिकंदर लोदी के
पिता थे और सिकंदर लोदी के जो पिता का नाम था वो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था, एक ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो निजाम खान। जी हाँ बिल्कुल, निजाम खान जो है वो सिकंदर लोदी के जो है वो मूल नाम था, इस बात को आप याद रखें। और बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1451 में की गई थी लोदी वंश की स्थापना। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे, जो कि सिकंदर लोदी के पुत्र थे। तो 3 राजा आपको लोदी वंश से याद रखने हैं भाई। सबसे पहले आपने याद रखा बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो इसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। इसका कार्यकाल जो था इब्राहिम लोदी का वो 1517 से 26 तक था, लेकिन ये जो है वो सही ढंग से अपने कार्यकाल को नहीं चला पाया था। उसी प्रकार अगर मैं इब्राहिम लोदी की बात करता हूँ तो 1526 में इसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, 21 अप्रैल 1526 को, और इसी युद्ध में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। और भारत में जो है वो मुगल सल्तनत की जो है नींव जो है बाबर के द्वारा, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा 1526 में जो है मुगल सल्तनत की जो नींव है वो भारत के अंदर रखी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। देखिए अगर मैं सिकंदर लोदी की बात करता हूँ कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, क्या आप सभी जानते हैं? तो इसका जो मकबरा है आपने दिल्ली में सुना होगा, लोधी गार्डन। तो लोधी गार्डन जहाँ पर है दिल्ली में, नई दिल्ली में, वहीं पर मकबरा है सिकंदर लोदी का। भाई बहलोद लोदी का मकबरा कहाँ है? तो बहलोद लोदी का भी वहीं पर मकबरा बना है, दिल्ली में ही बना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और पानीपत की पहली लड़ाई में जो है वो हार हुई थी। लोधी वंश के अंतिम शासक, देखो ये लोधी वंश के अंतिम शासक होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। तो उसके बाद तो मुगल सल्तनत भारत में आया था, तो इब्राहिम लोदी, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाई ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी दिया है और इनका नाम बिना पढ़े आगे मैं जाता नहीं हूँ। बार बार एक चीज़ के बारे में बताया जाता है ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो। 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था। अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, इस बात को आपने याद रखना है। बचपन का नाम इनका था अली गुरशास्प। क्या नाम था भाई? अली गुरशास्प इनके बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। और इनके जो सेनापति का नाम था वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर। और मलिक काफूर की अगर बात करता हूँ तो इनको 1000 दिनारी, जी हाँ बिल्कुल आपने ये बात याद रखनी है कि मलिक काफूर को किस नाम से, तो इनको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, मलिक काफूर को। और ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको 1000 दिनार में जो है वो खरीदा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो थे उनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी किसकी? खिलजी सल्तनत की। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 में आक्रमण करते हैं कांगड़ा किले पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो काफ़ी सारा हमने इस क्वेश्चन से जो है वो देखा था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास। रामदास जो है वो शिवाजी महाराज की गुरु थे। और अगर मैं शिवाजी की बात करता हूँ तो शिवाजी के द्वारा जो है मराठा साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1674 में की गई थी। और इनकी जो है पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था। शाहजी आप याद रखेंगे चलेगा। इनकी माता का नाम जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता का नाम था, शाहजी इनके पिता का नाम था। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में इनके द्वारा की गई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके पास 3 तलवारें, कितनी तलवारें थी इनके पास? इनके पास जो है वो 3 तलवारें थी। और 3 तलवारें वो कौन कौन सी थी इनके पास? तो इनके पास 3 तलवारें थी। भवान के अलावा थी इनके पास तलुजा और और थी इनके पास जगदम्बा। तो आपने ये तीनों तलवारें याद रखनी है। इनकी जो तीनों तलवारें भवान, तलुजा और जगदम्बा, इनके पास 3 तलवारें थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और कबीर ऑप्शन में दिया है। अगर कबीर की बात करते हैं तो कबीर का जो जन्म है वो यूपी के मगहर में हुआ था, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये जुलाह जनजाति से संबंध रखते थे। इनके जो गुरु का नाम था वो रामानंद था। रामानंद के गुरु का जो कि, और रामानंद के कबीर पहले शिष्य भी थे, इस बात को आप याद रखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, और ये अगर कबीर की बात करते हैं तो इनका भी बहुत नाम था, रहीम का भी बहुत नाम था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपने याद रखना है। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर हर हर महादेव लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी, जय हर हर महादेव।